हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 हनी ड्यू का 7वां चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज का एक सफ़र किन्होंने किया था? जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उन्होंने कैम्ब्रिज का एक सफ़र किया था। कैम्ब्रिज इंग्लैंड के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है, जहाँ पर ये स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए गए थे। इस चैप्टर के ऑथर वो कौन है? फिरदौस कंगा। ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे कि फिरदौस कंगा और स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात कैसे हुई और फिर उन लोगों ने आपस में क्या बातें की। ये सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम के वेस्टिंग के। Before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently able as we now say. ये एक स्टोरी है, एक कहानी है दो ऐसे आदमियों के दरमियान मुलाकात की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स असाधारण। जैसे कि जनरली लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, नॉर्मल पीपल होते हैं, उससे ऊपर उठकर हैं, असाधारण हैं, साधारण नहीं हैं। और बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड, और दोनों के दोनों अपंग हैं, माजूर हैं, अपाहिज हैं। आर डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ से, या हम अब कह सकते हैं कि उनके अंदर अलग अलग तरह की सलाहियत है। वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, किसी काम को करने के लिए सक्षम हैं, डिसेबल्ड नहीं हैं। स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग के बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा कि वो अपने वक्त के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक थे, बहुत बड़े साइंसदानों में से एक थे। ही सफर्स फ्रॉम a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer which speaks for him in a machine-like voice. और वो जूझते हैं, he suffers, वो जूझते हैं एक तरह की बीमारी से, एक तरह के पैरालिसिस लकवे से, that confines, जो लकवा, जो बीमारी, जो पैरालिसिस उनको सीमित रखता है कहाँ तक? टू अ व्हील चेयर, यानी वो व्हील चेयर से ऊपर नहीं उठ सकते, उसी पर बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है। पैरालिसिस की वजह से वो इतने माजूर हो चुके हैं कि वो व्हील चेयर ही पर रहते हैं। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, और वो उनको अनुमति है कि वो बोलें। कैसे बोलें? पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो बटन होती है उसको दबाकर वो कुछ बोल सकते थे बस। यानी उनके मुंह में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने मुंह से, अपनी ज़बान से कुछ बात बोल सकें। जो कुछ उन्हें बोलना रहता था या कहना रहता था वो कंप्यूटर पर जो बटन लगी रहती थी उस पर पंच करते थे और उनका लिखा हुआ सामने स्क्रीन पर आ जाता था। इससे पता चलता था कि वो ये बोलना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, जो बटन की उनके लिए मशीन की तरह की वॉइस में बोलती थी। ये तो थे स्टीफन हॉकिंग। फिरदौस कंगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। दूसरे जो थे वो फिरदौस कंगा हैं। वो कौन हैं? वो एक राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और जो मुंबई में रहते हैं और मुंबई में काम भी करते हैं। कंगा वॉज बोर्न विद ब्राइटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। कंगा कि जब पैदाइश हुई थी, जब ये पैदा हुए थे तो उनकी हड्डियां बहुत ही नाजुक थीं, बहुत ही कमज़ोर हड्डियों वाले वो पैदा हुए थे। और ऐसा लगता था कि बचपन में जब वो बच्चे थे तो उनकी जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो बहुत जल्दी टूट जाएंगी। टूटने की तरफ उनका मैलान रहता था, वो आकर्षित रहती थी कि वो टूट जाएं। लाइक हॉकिंग, कंगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। कंगा की तरह, स्टीफन हॉकिंग की तरह कंगा की भी कहानी थी। फिरदौस कंगा भी व्हील चेयर पर ही मूव्स करते थे, व्हील चेयर पर ही बैठकर इधर उधर जाते रहते थे। तो दोनों की कहानी सेम है, दोनों डिसेबल हैं, दोनों अपंग हैं, दोनों चल फिर नहीं सकते। बस फ़र्क ये है कि डिसेबिलिटी जो है वो
स्टीफन हॉकिंग के अंदर ज़्यादा है कि वो बोल भी नहीं सकते, और फिरदौस कंगा के अंदर कुछ कम है कि वो बोल सकते हैं। अदरवाइज दोनों डिसेबल्ड हैं, लेकिन दोनों डिफरेंटली एबल्ड इस माना करके हैं कि स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम, ये स्टीफन हॉकिंग हैं, और फिरदौस कंगा जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं। तो ये उनके एबल्ड होने को बतलाता है कि किस तरह की सलाहियतें और किस तरह की काबिलियत उनके अंदर है। The two great men exchanged thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled. तो ये दो आदमियों की जो कहानी है, दो आदमियों के दरमियान की जो मीटिंग है, वो अपने थॉट्स को, अपनी सोच को वो एक्सचेंज करते हैं कि कैसा, क्या मतलब है व्हील चेयर पर ज़िंदगी गुजारने का, क्या मतलब है। वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दोनों के थॉट्स और दोनों के जो ओपिनियंस हैं वो एक्सचेंज होते हैं। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, और तथाकथित जो नाम नेहाद, जो अपने आप को सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं, वो डिसेबल्ड लोगों के बारे में उनका रवैया कैसा है, वो कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं इस तरह के डिसेबल्ड लोगों के साथ। तो आइए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. फिरदौस कंगा कहते हैं कि कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। मेटाफर क्या है? मेटाफर ये एक अलंकार है जिससे हम किसी चीज़ को कंपेरिजन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये फिरदौस कंगा कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड है, यानी मैं कैम्ब्रिज पहुंच गया तो समझ लो कि मैं इंग्लैंड पहुंच गया, यानी जो इंग्लैंड है वही कैम्ब्रिज है, जो कैम्ब्रिज है वही इंग्लैंड है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट, और कहते हैं ये एक अजीब चीज़ थी कि जब मैं कैम्ब्रिज से अलग हो रहा था, जब मैं कैम्ब्रिज से वापस आ रहा था, जब मैं उसको छोड़ रहा था, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, तो मेरे अंदर एक अलग तरह का बदलाव आ गया था, मेरे अंदर एक अलग तरह की चेंजिंग आ गई थी। क्यों? बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ दुनिया के ग्रेटेस्ट साइंस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंस ऑफ द वर्ल्ड से मिलकर आ रहा था। और वो कौन थे? स्टीफन हॉकिंग से मैं वहाँ मिलकर आ रहा था। इसलिए मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। It was on walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he was at the university. फिरदौस कंगा बतलाते हैं कि ये एक वॉकिंग टूर था कैम्ब्रिज का, जो मैं कैम्ब्रिज गया था। दैट द गाइड, तभी क्या है, गाइड जो था, जो वो आदमी उनको गाइड कर रहा था, उसने उनको मेंशन किया स्टीफन हॉकिंग के बारे में, स्टीफन हॉकिंग के बारे में उसने कुछ बतलाया। और फिर उसने कहा कि बेचारे, पुअर मैन मतलब बेचारा, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो अब बिल्कुल भी पूरी तरीके से डिसेबल्ड हो चुके हैं, किसी तरीके से वो मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल डिसेबल्ड हैं। दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर ऑफ टू आइजक न्यूटन, और अगरचे वो वारिस हैं, जानशीन हैं अपने टीचर, अपने उस्ताद, अपने गुरु आइजक न्यूटन के, हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, और जिनकी चेयर पर, जिनके ओहदे पर अब स्टीफन हॉकिंग खुद काम कर रहे हैं। यानी आइजक न्यूटन की का जो पोस्ट था उस यूनिवर्सिटी के अंदर, अब वही पोस्ट स्टीफन हॉकिंग के पास है। लेकिन क्या है कि वो बेचारे बिल्कुल डिसेबल्ड हो चुके हैं। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर। तब मुझे याद आया, एंड आई स्टार्टेड मीन्स तब मुझे याद आया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी भूल चुका था। आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, मैं बिल्कुल भी भूल गया था कि इतना बड़ा ब्रिलियंट आदमी, मोस्ट ब्रिलियंट मीन्स प्रतिभाशाली, जो इतना
जिसके अंदर इतनी काबिलियत है, जिसके अंदर इतनी एबिलिटी है, और वो कम्प्लीटली बिल्कुल पूरी तरीके से वो पैरालाइज्ड हो चुका है, वो अपाहिज हो चुका है। और ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी है। अगर एस्ट्रोफिजिसिस्ट किसको बोलते हैं? कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट एक ऐसा स्कॉलर जो एस्ट्रोफिजिक्स, ये जो फिज़िक्स के एक ब्रांच है उसमें माहिर हो, उसका स्कॉलर हो। और ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है वो बात बतलाते हैं स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, ये सारी बहस वो लोग करते हैं, वो लोग जानते हैं इसके बारे में कि इसके के वो लोग माहिर होते हैं। तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं वो। एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है। और ये कौन है? द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये एक तो ये कि मोस्ट ब्रिलियंट हैं, दूसरे ये कि पैरालाइज्ड हो चुके हैं, तीसरी बात यह है कि ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी हैं। ये ब्रांच, फिजिक्स की जो ब्रांच है उसके बहुत बड़े माहिर हैं, बहुत बड़े ज्ञानकारी हैं। चौथी बात यह है कि ये अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, बिकने वाली किताब है, उसके ऑथर हैं और अब वो यहाँ रहते हैं। When the walking tour was done, जब ये वॉकिंग टूर था, अभी पीछे बताया ना कि इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, कि ये कैम्ब्रिज का एक वॉकिंग टूर था। लेकिन जब ये टूर कंप्लीट हो गया, आई रश टू अ फोन बूथ ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। कहते हैं कि जब मेरा वॉकिंग टूर पूरा हो गया तो मैं तेज़ी के साथ गया, जल्दी से गया फ़ोन बूथ की तरफ। और चूँकि जो फ़ोन बूथ था उसकी जो तार थे, जो उसके कोड थे, वो कोड वो काफ़ी, चूँकि मैं मूव नहीं कर सकता था, व्हील चेयर पे से उठ नहीं सकता था, इसलिए जब मैं फ़ोन के पास पहुंचा और फ़ोन को मैंने खींचना चाहा तो ऐसा लग रहा था कि वो जो फ़ोन का जो तार है वो तार बिल्कुल टूट जाएगा उसको बाहर लाते हुए। बहरहाल किसी भी तरीके से मैंने फ़ोन को उठाया और फिर मैंने फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, मैंने स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन लगाया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. जब उनका असिस्टेंट ने उनके फ़ोन उठाया, उनके सहायक ने फ़ोन उठाया, वो लाइन पर था, तो मैंने उससे कहा कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ, ब्रिटेन के बारे में, अपने ट्रैवल्स की जो मेरी एक्सपीरियंस है उसके बारे में मुझे कुछ लिखना है, तो मैं इंडिया से आया हूँ और मैं व्हील चेयर पर हूँ। Perhaps he thought I had propelled myself to all the way. उसने सोचा होगा, मैंने ये अपने दिमाग में इमेजिन किया, उसने ये सोचा हो सकता है शायद वो ये सोचे कि मैं अपनी व्हील चेयर को धक्का मारते हुए और ढकेलते हुए लेकर वहाँ इंडिया से यहाँ आया हूँ। ये एक जोक आप समझ सकते हैं। I had to see प्रोफेसर हॉकिंग, even 10 minutes would do. और मैंने उनसे कहा कि मैं प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। टू सी मीन्स टू मीट। 10 मिनट भी चलेगा, 10 मिनट भी मेरे लिए काफ़ी हो जाएंगे, मैं उनसे 10 मिनट में भी मिल सकता हूँ। हाफ एन आवर ही सेड, लेकिन उसने मुझे, उसकी मेहरबानी ये थी कि उसने मुझे आधा घंटा दिया। उसने कहा कि आप आधा घंटा मिल सकते हैं, फ्रॉम 30 to 4, यानी 3:30 से लेकर 4 बजे तक आप उनसे मिल सकते हैं। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। अचानक मैं बिल्कुल पूरी तरीके से मेरे अंदर कमज़ोरी महसूस करने लगा अपने अंदर। ग्रोविंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. कमज़ोरी मुझे महसूस होने लगी। क्यों और क्या था? ग्रोविंग अप डिसेबल्ड, कि माजूरी के साथ जवान होना, बढ़ना, कि आप जबकि आप कुछ कर ना सकते हों। यू फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, और आप थक जाएंगे इतना सुनते सुनते कि लोग हमेशा आपसे कहेंगे कि बहादुर बनो, बी ब्रेव, बी ब्रेव, बी ब्रेव। इतना कहेंगे कि आप फेड अप हो चुके हो, आप उकता जाओगे, आप थक जाओगे। ऐसा लगता है इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच, ऐसा लगता है कि आपके पास करेज का, हिम्मत का कोई अकाउंट है
जो बैंक में है और जिसको कि छुट्टा कराने से, जिसको ड्रॉ करने से आप बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो, आप वो करा नहीं रहे हो, आप बैंक से वो चेक निकाल नहीं रहे हो, जो करेज अकाउंट है वो ड्रॉ नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है। इतना लोग आपको पीड़ित कर देंगे, इतना लोग आपको कहेंगे कि आपको ऐसा महसूस होगा। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। सिर्फ एक चीज़ है जो आपको हिम्मत देती है, जो आपकी स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो ये है कि जब आप किसी को अपने जैसा देखते हैं कि वो भी डिसेबल्ड है, मैं भी डिसेबल्ड हूँ, तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है, आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आप अंदर से बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। और तब तो आपके अंदर मजबूती और भी बढ़ जाती है जब आप देखते हैं कि अचीविंग समथिंग ह्यूज, वो आदमी जो माजूर है, जो आपकी तरह है, उसने बहुत कुछ हासिल कर रखा है और बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर रखी है, ह्यूज। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. तब आपके अंदर हिम्मत आती है, तब आप अपने आप की अहमियत को समझते हैं, तब आप ये समझ जाते हैं कि कितना पॉसिबल आपके लिए है कि आप उससे भी आगे बढ़ जाएं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप अपने वहम से, अपने सोच से भी आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकेंगे जब आप इस तरह के लोगों को देखते हैं जो डिसेबल हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर रखा है। I haven't been brave, said his disembodied computer voice. The next afternoon, I have had no choice. मैं बिल्कुल बहादुर नहीं हूँ। आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं कभी भी बहादुर नहीं रहा, मैं बहादुर नहीं हूँ। वो जो उनके कंप्यूटर की जो वॉइस थी, जिसके अंदर कोई जिस्म नहीं था, जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं था, बिना शरीर वाली वो जो आवाज़ थी, उसने कहा द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर को, आई हैव हैड नो चॉइस, और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। Surely, I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. यकीनी तौर पर मैं कहना चाहता था, I wanted to say, मैं कहना चाहता था कि इस तरीके से तख्लीकी जहन के साथ, जबकि आपके अंदर क्रिएटिवली किसी चीज़ को क्रिएट करने की सलाहियत हो, इस जहनीत के साथ, इस ऐसे सूरत के साथ आपको जीना, और रियलिटी ऑफ इस डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज नॉट अ चॉइस, कि और ये टुकड़े टुकड़े वाले जिस्म के साथ, कि आपका जिस्म बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा हुआ है, आप कुछ कर नहीं सकते, ये कोई चॉइस थी? ये कोई चॉइस नहीं थी, ये कोई पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं था। बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। लेकिन मैं बिल्कुल खामोश रहता था, बिल्कुल भी मैं खामोश रहता था, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, मैं सॉरी फील करता था। आई स्पोक टू हिम, कि मैं ये बात बोलूँ, फोर्सिंग हिम टू द रिस्पॉन्ड, और मैं उनको फोर्स करूँ कि वो जवाब दें। यानी ये सब बातें मैं सोच रहा था, और कि मैं ये सब पूछूंगा, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मैं अगर ये पूछूंगा तो वो जवाब देने के लिए उनको तकलीफ़ होगी, उनके ऊपर एक फोर्स पड़ेगा कि वो रिस्पॉन्स करें। There he was tapping at the little switch in his hand, और वहाँ क्या था कि उनको एक लिटिल स्विच थी उनके हाथ में, जिससे वो टैप करते थे, और जो उनका रिस्पॉन्स होता था, उनका जो आंसर होता था, वो फ्लैश कर जाता था कंप्यूटर की स्क्रीन पर। Trying to find the words on his computer which the only bit of movement left to him, और वो कोशिश करते थे वर्ड्स को तलाश करने की कंप्यूटर पर, विद द ओनली बिट ऑफ मोमेंट, सिर्फ उस हल्की सी हरकत के साथ, सिर्फ उस हल्की सी हरकत के साथ जो अब उनकी बाकी रह गई थी, उनकी लॉन्ग पेल फिंगर्स में। लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, जो उनकी उंगलियों में, बेजान सी उंगलियों में बाकी रह गई थी हल्की सी, उसी के ज़रिए वो कंप्यूटर पर आप टैप करते थे, जिससे कंप्यूटर के स्क्रीन पर रिस्पॉन्स और जवाब फ्लैश करके आता था।
एवरी सो ऑफन, अक्सर व बेशतर, या आप कह सकते हैं कभी कभी, हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, और कभी कभी तो उनकी आंखें बंद हो जाती थी फ्रस्ट्रेट की वजह से। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को बिल्कुल बैठा दो एक जगह पर कि आप हिल नहीं सकते, आप डोल नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते, तो इंसान के अंदर बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो थक जाता है, वो बिल्कुल मायूस हो चुका होता है। ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही हालत स्टीफन हॉकिंग की भी थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और मैं चूंकि उनके सामने बैठा था तो मैं उनकी तकलीफ को महसूस कर सकता था, मैं उनकी तकलीफ को महसूस कर रहा था। द माइंड buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses, और उनका जो दिमाग था वो बिल्कुल एक्टिव था, उनका माइंड बिल्कुल एक्टिव था, उसके अंदर थॉट्स भरी हुई थी, और ऐसा लगता था कि वो थॉट्स बिल्कुल जमे जमे फ्रेज के अंदर, जमे जमे से जुमलों के अंदर और शब्दों के अंदर वो बाहर आ रही हो, और सेंटेंस के अंदर बाहर आ रही हो, और वो इतने ज़्यादा सख्त हो, इतने ज़्यादा सख्त हो, इतने ज़्यादा कठोर हो, जैसा लगता हो कि वो लाश हो। उनकी बातें, उनके थॉट्स, उनकी इमेजिनेशन, उनके व्यूज, ये जो सोचने की उनकी ओपिनियन जो थी, वो ऐसा लग रही थी कि वो इतना कठोर हो चुकी है कि जैसा कि कोई कॉप्सेस हो, मुर्दा, जो जैसा कि कोई लाश हो। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो सोचते हैं कि जो डिसेबल होते हैं, जो माजूर लोग होते हैं, वो हमेशा से अनहैप्पी होते हैं। आई सेड, मैंने कहा कि बहुत से लोगों का ये मानना है, बहुत से लोग इस तरह का सोचते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ एज यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, लेकिन आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मुझे लगता है कि लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों की सोच कुछ भी हो लेकिन ऐसा नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप हमेशा हंसते नहीं हैं ऐसे लोगों पर जो ऐसा आपके बारे में सोचते हैं, डिसेबल पीपल के बारे में सोचते हैं कि ये हमेशा नाखुश रहते हैं। इन लोगों की बातों पर, इन लोगों की सोच पर आपको कभी हंसी नहीं आती है। About 3 minutes later he responded, I find it amusing when people patronize me. 3 मिनट के बाद, तकरीबन 3 मिनट के बाद उन्होंने जवाब दिया कि मुझे अच्छा लगता है। अम्यूजिंग मीन्स मुझे ये मनोरंजन फील कराता है, मुझे दिलचस्प लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग आपके ऊपर दया करते हैं। पैट्रोनाइज मीन्स आपके ऊपर दया करने लगते हैं, आपकी मदद करते हैं। And do you find it annoying when someone like me comes and disturb you in your work? और मैंने ये भी पूछा कि क्या आपको कभी गुस्सा आता है, क्या आप कभी चिढ़ते हैं, क्या आपको कभी ट्रबल फील होता है जब कोई भी आदमी जैसा कि मेरे जैसा आपके पास आता है और आपको डिस्टर्ब करता है आपके काम में, आपको काम नहीं करने देता, वो बैठा रहता है, बातें करता है, तो आपको डिस्टर्ब होता है। क्या ऐसा कभी होता है या आपको गुस्सा आता है? द आंसर फ्लैश्ड यस, आंसर वो चमक कर उस पर, इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर आया, यस, हाँ भाई ऐसा तो होता है। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। फिर वो मुस्कुराए। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल आई न्यू, वो एक तरफ से मुस्कुराए, बिल्कुल एक ही तरफ का के गाल पर उन पर एक मुस्कुराहट जाहिर हुई। विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भावुक भी नहीं हुए, जज्बाती भी नहीं हुए और सिली भी नहीं हुए कि बिल्कुल नादान और बेवकूफ़ जैसे लग जाएं। दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, और मैं जानता था कि मैं देख रहा था इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत आदमियों में से किसी एक से मैं मिल रहा हूँ। ओके, यह है कि देखिए, देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, कि वो मुस्कुराए एक तरफ की मुस्कुराहट से, और फिर मैं ये जानता था बगैर सेंटिमेंट हुए, बगैर जज्बाती हुए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल लोगों में से किसी से मैं इस वक्त मिल रहा हूँ।
अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, और उन पर पड़ने वाली पहली नज़र ये चौंका देने वाली है। जब आप उनको पहली मर्तबा देखोगे तो आप बिल्कुल चौंक जाओगे। बिकॉज ही इज़ अ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, ऐसा लगेगा कि वो एक बिल्कुल खामोश और बिल्कुल रुके हुए जमे हुए एक फोटोग्राफ हैं। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशनल, और ऐसा लगता था कि ये ऐसे लगते हैं कि जैसे वो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के अंदर की उनकी तस्वीरें हैं, उसी तस्वीर की तरह बिल्कुल वो लगते हैं। और वो तस्वीरें हैव टर्न्ड 3 डायमेंशनल, 3 तरफ देखने वाली तस्वीरें हो चुकी हों। 3 डायमेंशनल एक ऐसी तस्वीर जिसको आप तीनों तरफ से जब देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो आप ही को देख रही हो, आप ही के लिए बनाई गई हो। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the vested legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. फिर जब आप उनको देखेंगे, उनके सर को देखेंगे तो वो मुड़ा हुआ है, ट्विस्टेड है, साइड एक तरफ की तरफ झुका हुआ है, इनटू अ स्लम्प, बिल्कुल ढालू हो चुका है एक ही तरफ। द टोजो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और उनकी जो धड़ है, उनकी जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो भी बिल्कुल सुकड़ी हुई है, श्रंक है, और वो भी एक पेल ब्लू शर्ट के अंदर मौजूद है, जिसके ब्लू शर्ट जो है वो बिल्कुल पेल है, यानी अच्छी नहीं है, उसका रंग ख़त्म हो चुका है यार, उसका रंग उड़ चुका है। द वेस्टेड लेग्स, और उनकी अपाहिज सी और बेजान सी टांगें हैं। यू लुक एट हिज आइज़, आप जब उनकी आंखों में देखोगे तो ऐसा लगता है कि विच कैन स्पीक, जो बोल सकती हैं लेकिन खामोश हैं, बोल नहीं पा रही हैं। And they are saying something huge urgent, और वो कुछ बड़ी बात और ज़रूरी बात कहना चाहती हैं, ज़रूरी बात बोलना चाहती हैं, लेकिन ये बतलाना मुश्किल है। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, कि वो बातें कौन सी हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। उनकी आंखों में इसको देखकर ऐसा क्यों लगता है कि वो आंखें कैन स्पीक। बट यू आर शेकन because you have seen something you never thought could be seen, लेकिन आप हिल जाओगे, आप बिल्कुल हिल जाओगे, क्योंकि आप एक ऐसे शख्स को देख रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आप ऐसी चीज़ को देखोगे, यानी स्टीफन हॉकिंग को कभी आप देखोगे। Before you, like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man. आपके सामने ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि आप स्टीफन हॉकिंग को जब देखेंगे तो कैसा आपको महसूस होगा। कह रहे हैं कि आपके सामने एक लालटेन है जिसकी वॉल्स जो हैं, जो बाहर से जिसकी अपीयरेंस जो है फिजिकल, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हो, बहुत भद्दी दिख रही हो, बहुत ही डर्टी दिख रही हो, लेकिन जो उसके अंदर की एक चमक है, वो चमक सारी चीज़ों को रोशन कर देती है, सारी चीज़ों के अंदर, अंधेरे के अंदर उजाला ला देती है। वो अंदर की लालटेन का अंदर का हिस्सा जो चमक है, उस चमक के जरिए, अगरचे वो लालटेन बाहर से बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल वॉर्न दिख रही हो, डर्टी दिख रही हो, बिल्कुल यही हाल स्टीफन हॉकिंग का है। स्टीफन हॉकिंग की जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो तो अच्छी नहीं है, कि सर एक तरफ का मुड़ा हुआ है, पाँव उनका जो है, पैर वो वेस्टेड है, उनका धड़ जो है वो भी बिल्कुल बेकार हो चुका है, किसी काम का नहीं है, ऐसे ही जैसे कि लालटेन का बाहर का हिस्सा। लेकिन उसके अंदर, लालटेन के अंदर की जो रोशनी है, जो चमक है, ऐसी ही एक चमक, ऐसी ही एक रोशनी, ऐसा ही एक आदमी स्टीफन हॉकिंग की शक्ल में। इनकैंडिसेंस का मतलब इनर ग्लो और लाइट, एक अंदर की जो चमक है, वो चमक स्टीफन हॉकिंग की सूरत में यहाँ आपके सामने बिल्कुल मौजूद है। तो ये उदाहरण दिया
द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट, उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल तकरीबन बेकार हो चुकी है, ना हमवार हो चुकी है, कुछ उसके अंदर नहीं है, जान नहीं रह गया है। एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ अ शेडो, ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो एक साए की तरह बस एग्जिस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल नो दैट दिस इज वॉट ईच ऑफ अस इज, एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी। वो कहते हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इटर्नल सोल्स पर विश्वास रखते हैं कि रूह कभी मरती नहीं, रूह के को फना नहीं है, ऐसे लोगों में से मैं नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूँ कि जो बाहर की चीज़ें हैं वो तो कुछ भी नहीं है। असल चीज़ किसी भी इंसान के अंदर की होती है, उसका सोल्स होता है, उसकी चमक होती है, उसका ग्लो होता है, और बाहर की चीज़ों से, बाहर के अपीयरेंस से, फिजिकल अपीयरेंस से कुछ भी नहीं होता। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया था, पहले ही पूछ चुका था कि आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि डिसेबल्ड होने में कुछ अच्छी बात है, कुछ अच्छी चीज़ है? I don't think there is anything good about being disabled. मुझे नहीं लगता कि डिसेबल होने में कोई अच्छी बात है, कोई अच्छी चीज़ है डिसेबल्ड होना। आई थिंक आई सेड, मैं समझता हूँ, मेरी ये थॉट्स है, मेरी ये ओपिनियन है, मैंने कहा यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, कि आप ये डिस्कवर कर लेते हैं, आप ये जान लेते हो, आप ये पहचान लेते हो कि दुनिया के अंदर कितने दयालु लोग होते हैं, कितने मदद करने वाले, कितने आपसे प्यार करने वाले लोग होते हैं, कितने काइंड पीपल होते हैं जो आपको चाहते हैं। जब मैंने ये सब बातें उनसे कही तो उन्होंने क्या कहा? यस ही सेड, उन्होंने कहा कि हाँ 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 ऐसा है। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone. लेकिन उन्होंने जो यस कहा वो किस टोन में कहा इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो उनकी वॉइस थी उसके अंदर कोई राइज एंड फॉल नहीं था, कोई इन्फ्लेक्शन नहीं था, कोई उतार और चढ़ाव नहीं था कि पता चले कि वो खुशी के से कह रहे हैं या गम की वजह से कह रहे हैं, या बस उसे उन्होंने ऐसे कह दिया। जब आदमी बोलता है तो उसकी आवाज़ से लग जाता है कि वो एग्री या डिसएग्री जो कर रहा है उसके वो अंदर से लग रहा है, उसके इन्फ्लेक्शन से, उसके टोन से ये बात पता चल जाती है। लेकिन जो इनकी वॉइस थी वो तो कंप्यूटर की वॉइस थी, वो हमेशा एक जैसी रहती थी। तो ये स्टीफन हॉकिंग, वो फिरदौस कंगा कह रहे हैं, ये उनकी वॉइस का डिसएडवांटेज था कि उसमें कोई इन्फ्लेक्शन नहीं पता चल पा रहा था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, और मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने उत्तेजना के साथ, कितने जोश के साथ वो मेरी बात से एग्री कर रहे थे, मुझसे इत्तेफाक रख रहे थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर एंड टर्न माई रिस्ट to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. वो कह रहे हैं कि जब भी फिरदौस कंगा, जब भी मैं अपने चेयर को शिफ्ट करता था, यानी मैं कायदे से अपनी शिफ्ट चेयर पर बैठता था, इधर बैठता था, और या मैं अपनी कलाई को घुमाता था टाइम देखने के लिए, तो मैं ये सोचता था कि मैं इस 30 मिनट को काउंट करूं, यानी इसका एक एक लम्हा, एक एक मिनट बिल्कुल मैं अच्छे से वसूल कर लूं, और मैं आधे घंटे को इतना अपने लिए इतना एडवांटेज वाला बना लूं और यूज़फुल बना लूं कि मुझे बहुत कुछ यहाँ से मिल जाए। मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं ऐसा करूं। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सोलरेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, और फिर मैंने अपने अंदर एक बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस किया और ख़ुशी महसूस की कि मैं क्या कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटीज़ डिसेबल्ड लोगों के लिए क्या क्या है। हाउ लिटिल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। ये कितनी छोटी सी बात है, ये इसमें कोई मसला नहीं है, ये बात कुछ भी मैटर नहीं करती कि मैं कभी बोल नहीं सकता या मैं कभी स्टैंड नहीं कर सकता, कभी मैं खड़ा नहीं हो सकता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे अंदर एक ह्यूज रिलीफ को मैंने फेल्ट किया, मैंने महसूस किया। I told him how he had been an inspiration beyond clinch for me
and surely for others did their thought help him. मैंने उनसे कहा कि वो दुनिया के लिए, लोगों के लिए प्रेरणा है, वो दुनिया के लिए प्रेरणा। क्लिक फ्रेज और आइडिया यूज सो ऑफन दैट इट लॉसेस इट्स मीनिंग। बिल्कुल पुरानी सी कहावत है, बियॉन्ड क्लिच है कि आप तो दूसरों के लिए प्रेरणा हैं, आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हैं, और एग्जैक्टली मेरे लिए तो हैं। डिड थॉट हेल्प हिम, क्या ये बातें, क्या ये सोच कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा हैं, कभी आपकी मदद करती है? आपको कभी अच्छा लगता है कि मैं और जीऊँ कि मैं दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकूं? नो, ही सेड, उन्होंने कहा कि नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, तब मैंने अपने आप को सोचा, मैंने अपने आप में महसूस किया कि मैंने ये सवाल पूछकर कितनी बेवकूफ़ी की, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं इस तरीके के क्वेश्चन कर रहा हूँ। व्हेन योर बॉडी इज़ claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, कि वो कह रहे थे कि जब आपकी बॉडी, जब आपका जिस्म क्लेस्ट्रोफोबिक रूम हो जाए, बिल्कुल तंग हो जाए, बिल्कुल वेरी स्मॉल एंड सफोकेटेड हो जाए आपके लिए, एक ऐसी जगह हो जाए कि जो जगह आपको को घुटन महसूस करा रही हो, घुटन फील करा रही हो, जहाँ आपका दम घुट रहा हो, तो ऐसी ज़िंदगी जीकर और इस तरह की ज़िंदगी जीकर दोस्तों के लिए प्रेरणा बनने का क्या मतलब है? और आपकी ज़िंदगी रोज़ दिन ब दिन, डे बाय डे तंग होती चली जा रही हो। इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैटर नहीं करता, ये अच्छा नहीं लगता ये जानकर कि कितने लोग बाहर हैं। देयर आर पीपल आउटसाइड जो खुश हो रहे हैं, और जो प्रेरणा आप, जिनके लिए आप प्रेरणा बने हुए हैं, और वो इस बात से खुश हैं कि आप कम से कम अभी ज़िंदा तो हो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इंसान के अंदर खुद उसकी ज़िंदगी दिन ब दिन तंग होती जाए, तो फिर वो दूसरों की खुशी को देखकर क्या खुश हो सकता है। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल? फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या डिसेबल लोगों के लिए आपका कोई मशवरा है, कोई एडवाइस आप उनको देंगे? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। हो सकता है कि आपकी एडवाइस, आपका मशवरा उनके लिए बेहतर हो सके, उनकी लाइफ को बेहतर बना सके। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट। उन्होंने क्या कहा कि लोगों को उस चीज़ों पर तवज्जो देना चाहिए जिसके लिए वो बने हैं, जिसमें वो अच्छे हैं। कॉन्सेंट्रेट मीन्स तवज्जो देना, किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना। तो लोगों को उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, डिसेबल्ड लोगों को, जिसके लिए वो बने हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसेबल, कोई भी हैंडीकैप, आपने देखा होगा कि पैरालंपिक जो होता है वो डिसेबल लोगों के लिए होता है, जो अपाहिज लोग होते हैं, जो माजूर होते हैं, उनके लिए होता है। तो कोई भी अगर ओलंपिक में चला गया, पैरालंपिक में चला गया और उसने कुछ अचीव कर लिया, तो सारे लोग उसी के पीछे भागने लगते हैं कि ये डिसेबल होकर, ये अपाहिज होकर, ये पैर से माजूर होकर ऐसा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसा नहीं, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। किसी ने कर लिया, वो हो गया। आप जिस चीज़ में अच्छे हो, आप जिस चीज़ के लिए बने हो, आप जो चीज़ कर सकते हो, जिस चीज़ के लिए आप सक्षम हो, वो आप कीजिए। ऐसा नहीं कि आप किसी ने कर लिया तो आप भी करने लगे, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आई नो वॉट यू मीन, मैं जानता हूँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। आई रिमेंबर दैट ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstring it one night. वो कह रहे हैं कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, और फिर मैंने अपने उन ज़मानों को याद किया, उन सालों को याद किया कि जब मैं कभी, जिसको मैंने स्पेंड कर दिया था, गंवा दिया था कोशिश करने में स्पेनिश गिटार को बजाने में, कि मैं स्पेनिश गिटार बजाऊं। और ऐसा स्पेनिश गिटार वो था जो कंसिडरेबली लार्जर देन मी, मुझसे बड़ा था, मुझसे साइज में वो बड़ा था, लेकिन मैं बजा नहीं पाता था। मैं बोरियत महसूस करता था, मेरा इंटरेस्ट तो था नहीं, लेकिन मैं ऐसा करता था।
और आपको बता नहीं सकता मैं कितना मुझे खुशी हुई। ग्लीफुली मीन्स वेरी हैप्पी, कितना मुझे खुशी हुई जब एक दिन मैंने उस गिटार के सारे पुर्जों को अलग अलग कर दिया, अनस्ट्रिंग कर दिया। तो मुझे कितनी खुशी हुई एक दिन, एक रात मैंने ये किया, मैं आपको बता नहीं सकता। द हाफ आवर वॉज अप, जो आधा घंटा था वो बिल्कुल बीत चुका था, आधा घंटा पूरा हो गया था। आई थिंक आई हैव अनोयड यू एनफ, मैंने ऐसा सोचा, मैं समझता हूँ कि मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी, मैंने आपको ट्रबल फील कराया, मेरी वजह से आप परेशानी आपने उठाई। आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, मैंने मुस्कुरा कर ये बातें कही और फिर मैं थैंक यू कहकर, यानी आपने मुझे वक्त दिया, मुझसे बातें की, मुझसे मिले, इसके लिए आपका थैंक यू। तभी उन्होंने क्या कहा, स्टे, रुको। आई वेटेड, मैंने इंतज़ार किया। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा था, मैं मिला था, मैं सामने बैठा था द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आवर टाइम, स्टीफन हॉकिंग से मिला, तो मैं रुक गया। हैव सम टी, कुछ चाय वाय पीते हैं? उन्होंने कहा कुछ चाय वाय पीते हैं। आई कैन शो यू द गार्डन, और मैं फिर तुम्हें अपना गार्डन दिखलाऊंगा। हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, जो उनका स्टीफन हॉकिंग का जो गार्डन था वो काफ़ी लार्ज था, काफ़ी बड़ा था, ऐसा लगता था कि वो पब्लिक पार्क हो। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, रम्बलिंग अलॉन्ग इज हिज मोटराइज्ड व्हीलचेयर वाइज आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे। स्टीफन हॉकिंग ने हर इंच को कवर किया, मतलब वो गार्डन में के हर जगह पर मुझे ले गए, हर चीज़ को दिखलाया, सारे कोने में ले गए, हर जगह ले गए। ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने दूर से दिखा दिया कि ये देखो मेरा गार्डन है, इसको देख लो। रम्बलिंग अलॉन्ग हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, और जो उनकी व्हील चेयर थी वो मोटर से चलती थी, तो उसके अंदर से एक रंबल होता था, मतलब उसके अंदर से एक आवाज़ आती थी, एक गरज आती थी, वो गरज भी साथ साथ थी। आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे, और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी जो व्हील चेयर है उनके रास्ते में आ सके। वी कुडंट टॉक वेरी मच, हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सके। क्यों? यानी वहाँ बाहर निकल कर। द सन मेड हिम साइलेंट, क्योंकि सूरज ने उनको खामोश कर दिया। क्यों सूरज ने खामोश कर दिया? कहते हैं द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, कि जो लेटर्स थे उनकी स्क्रीन पर अब वो डिसअपियर हो गए थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। क्योंकि अभी मोबाइल को आप धूप पर लेकर जाओ तो कुछ आपको दिखलाई नहीं देगा, सूरज की रोशनी की वजह से। वो सूरज की रोशनी के से आप चाहे ब्राइटनेस बिल्कुल फुल कर दो, फिर भी बहुत सी जगहों पर आपको लगेगा कि आपको कुछ दिखता नहीं। ऐसी ही सूरत हाल उस वक्त भी हो चुकी थी, जबकि स्टीफन हॉकिंग इन फिरदौस कांगा गार्डन में टहल रहे थे और सूरज ने उनको खामोश कर दिया। ऐसी तरीके से एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद, वी वर रेडी टू लीव, अब हम तैयार थे कि अब हम जाएं। आई डोंट नो वॉट टू डू, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, न तो मैं उनको किस कर सकता था और न रो सकता था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई टच हिज शोल्डर एंड व्हील आउट इनटू द समर इवनिंग, मैंने उनके शोल्डर को टच किया और फिर मैंने अपने जो मेरी व्हील चेयर थी उसको आगे बढ़ा दिया। आई लुक्ड बैक, मैं पीछे देख रहा था। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग दो ही वॉजंट, मैं देख रहा था पीछे और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भी मुझे वेव कर रहे हों। हालांकि ऐसा नहीं था, वो मुझे वेव नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था। मेरी इनर सोल ये बतला रही थी कि वो मुझे वेव कर रहे हैं, मुझे हाथ हिलाकर वो बाय बाय कर रहे हैं। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक तस्वीर हूँ, एक अवतार हूँ मेरी बहादुरी का। मैं जितना बहादुर हो सकता हूँ उस बहादुरी का वो एक अवतार हूँ। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी ईयर्स अलोन, आई न्यू एट माई जर्नी वॉज ओवर। कहते हैं कि मैं ऐसा लग रहा था कि अब मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह हो जाऊंगा। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, मैं उन्हीं की तरह बिल्कुल हो जाऊंगा। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी ईयर्स, और मैं जिसके बारे में जिसका मुझे यकीन था बहुत सालों से,
और अब ये मेरी जर्नी जो थी वो समाप्त हो रही थी फॉर नाउ, यानी अब ये मेरी जर्नी यहाँ पर समाप्त हुई, लेकिन मुझे जो उनसे इंस्पिरेशन मिली, जो प्रेरणा मिली, जो मुझे उनसे सीख मिली, उस सीख से अब मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मेरी ज़िंदगी तो, मेरी जर्नी तो अभी यहाँ तक की जर्नी कंप्लीट हुई है, जो आगे का मेरा सफ़र है वो ब्रिलियंट होगा, लाइक स्टीफन हॉकिंग। जो मैंने उनसे सीखा है वो मैं अचीव करने की कोशिश करूँगा। फिरदौस कंगा, तो ये जो तस्वीर है वो फिरदौस कंगा की है, फ्रॉम हेवन ऑन व्हील, और उनकी एक बुक है जिससे ये चैप्टर लिया गया है, अ विजिट टू कैम्ब्रिज। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, ताकि ये वीडियो जैसे आपके लिए आपको पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल है, दूसरे लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।